वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और जो कुछ क्वेश्चन है ना वो समझाने जा रहा हूँ। और आपका क्लास 10th का पेपर है ना, तो ये मुझे पूरा विश्वास है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ डियर स्टूडेंट्स कि जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है ना, उसमें जो अगर हम ब्लूप्रिंट देखें कि मतलब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, सीबीएसई ने ये तो क्लियर नहीं किया, लेकिन ये बता दिया है कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे आप पहले पास होने की तैयारी करें, फिर उसके बाद 50 से ऊपर, फिर उसके बाद 75 से ऊपर, फिर उसके बाद 95 से ऊपर, ऐसे तैयारी करें। तो सबसे पहले ना आप ये देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स किसके अंदर और सबसे जल्दी आप किस में कर सकते हैं। जैसे ये जो नेचुरल रिसोर्स है, ये अकेला जो 15 चैप्टर है, अकेला 5 मार्क्स का है, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें, पहली यूनिट में देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चैप्टर है और ये 25 मार्क्स के हैं। ऐसे ही ये जो सेकंड यूनिट है वर्ड ऑफ लिविंग, इसमें छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये भी 4 चैप्टर मिला के 25 मार्क्स के हैं, ठीक है। और ये जो नेचुरल फिनोमेना है ना, जो 12 मार्क्स का है, इसके अंदर चैप्टर 10, 11 जो है आता है। और 14 जो ये इफेक्ट ऑफ करंट है, इसमें 12 और 13 आते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो आपको किसमें अच्छे से पकड़ है, किसको अच्छे से कर सकते हो, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में हिंदी मीडियम जो है ना, ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको इसमें लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर 15 चैप्टर करवा रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो ऐसी लगातार आपको कहीं जो चैप्टर्स हैं उसकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और अच्छे से आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी, ऐसी पूरी कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ मैं। बिल्कुल मेन हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण किसे कहते हैं, ठीक है। हमारे आसपास का वातावरण जिसमें अनेक प्रकार की चीजें जैसे जैविक और अजैविक शामिल होती है ना, उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना, आप ऐसे बोल सकते हो परिजमा आवरण। हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है, आप इतना भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप बता देना कि इसमें जैविक भी आते हैं, अजैविक भी आते हैं। और जब जैविक और अजैविक घटक मिल जाते हैं ना, उसको पारितंत्र कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा ना पारितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है, तो आप बता देना जैविक और अजैविक घटकों का जो मेल होता है ना, पारस्परिक, उसी को पारितंत्र कहते हैं। डियर, जैविक में बायोटिक आते हैं, बायोटिक मतलब जो जिंदा होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। अजैविक में मिट्टी, जो प्राकृतिक है, ये याद रखना, जो प्राकृतिक है वो आने चाहिए। अजैविक में ना हमेशा याद रखना, नॉन लिविंग तो आएंगे लेकिन वो नेचुरल होने चाहिए, ठीक है। मतलब प्राकृतिक होने, जैसे मिट्टी हो गई, चट्टान हो गए, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे सुनो, आहार श्रृंखला या आहार जाल, ये क्या है। देखो, अगर आपसे आहार श्रृंखला पूछेगा ना, तो आप बोलोगे ये जीवन या जीवित जो जीव है, ठीक है, उनकी एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक अपने से जो पीछे स्तर पर है उस पर भोजन के लिए निर्भर होता है, ठीक है। और आहार जाल किसे कहते हैं, जब एक से अधिक आहार श्रृंखलाएं पाई जाती है ना, उसे आहार जाल कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समरी वगैरह देखी है, अब थोड़ा और देखो इसके बारे में। तो मैंने आपको पारतंत्र बता दिया, सिंपल लैंग्वेज में लिख देना डियर, पारतंत्र क्या है ये लिख देना कि जो जैविक और अजैविक घटक मिलकर, ठीक है, जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे पारतंत्र कहते हैं। इसमें 2 जने, जैविक और अजैविक। जैविक में कौन आते हैं, जिंदा आते हैं। अजैविक में कौन आते हैं, तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आती है। एग्जाम्पल पूछ लेगा, अजैविक के तो बता दोगे ना, जो नॉन बायोटिक होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो इकोसिस्टम है ना, जो पारतंत्र है, वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैनमेड। तो प्राकृतिक में कौन सा होता है, मतलब प्राकृतिक में तो जो परमात्मा सच्ची भाषा परमेश्वर मालिक ने जैसे बनाया, तो जंगल, सागर, झील, ठीक है। और मानव निर्मित का होता है, जैसे खेत हो गए, ठीक है, जलाशय, ये इंसान ने बनाए हैं, तो ये मानव निर्मित हो गया। देखो, दोबारा से ये बता रखा है अजैविक में कौन आएगा, जैविक में कौन आएगा। अब जो जैविक होते हैं ना, जैविक, उनको स्तर में बांटा जाता है, लेवल में बांटा जाता है। तो इसमें सबसे पहला लेवल जो होता है वो उत्पादक का होता है। उत्पादक वो होते हैं, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं।
ठीक है। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, कंज्यूमर वो होते हैं जो अपने खाने के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं, उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं शाकाहारी, शाकाहारी वो होते हैं जो सब्जियां पेड़ पौधे वगैरह खाते हैं, जो मांस नहीं खाते। मांसाहारी जो मांस खाते हैं। सर्वाहारी जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं। परजीवी यानी कि पैरासाइट्स वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे के शरीर में घुसकर उसके पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। वो खुद भी जिंदा रहते हैं और दूसरे जीव को भी खाते भी रहते हैं। जैसे अगर आपके सिर में जू चली गई तो वो किसका एग्जाम्पल कहलाएगी, परजीवी का एग्जाम्पल कहलाएगी। तो देखो यहाँ दोबारा से फिर से बता दिया अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बता दिया था हवा पानी भूमि प्रकाश। जैविक घटक फिर से लिख दिया, पौधे जानवर सूक्ष्म जीव फफूंदी, इस तरीके से। ठीक है। अब उत्पादक कौन होते हैं, जो दूसरों के लिए भोजन निर्माण करने का काम करते हैं। जैसे हरे पौधे हो गए, नील हरित शैवाल। देखो एमसीक्यू में पूछ लेता है कि इनमें से कौन कौन उत्पादक है, पौधे, नील हरित शैवाल, सी पे लिख देगा जानवर, डी पे लिख देगा ए भी दोनों। तो ए भी दोनों, क्योंकि पौधे और नील हरित शैवाल दोनों के दोनों उत्पादक है, दूसरों के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और ये इसलिए उत्पादक है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। और सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने को क्या कौन सा प्रक्रम कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। और एक बात और सुनो, ये जो सूर्य का प्रकाश वगैरह ना, ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखो सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल अपना भोजन शर्करा स्टार्च अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। अब उपभोक्ता कौन होते हैं, जो उत्पादकों पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से निर्भर होते हैं। उपभोक्ता मतलब पता किसे कहते हैं, जो भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर है। जैसे अब मैंने आपको भी बताया था उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ये सारे के सारे ना इस उत्पादक यानी कि पौधों पर या नील हरित शैवाल पर निर्भर है। ठीक है। शाकाहारी पता लग गया ना, जो पेड़ पौधे खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, सर्वाहारी जो दोनों को खाते हैं, परजीवी जो दूसरे जीव के शरीर में जाकर उसके भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे अमरबेल हो गई, जू हो गई। अपघटक किसे कहते हैं, पता है बच्चों अपघटक किसे कहते हैं, पता है डिकम्पोजर किसे कहते हैं डियर। ये ना जो जीवाणु मर नहीं जाते, पेड़ पौधे मर जाते हैं, तो ये वो जीवाणु होते हैं जो जो जटिल पदार्थ हैं। मतलब जैसे जीव जंतु मर जाते हैं ना, ठीक है, तो उनको सिंपल बना देते हैं। मतलब एक तरह से मिट्टी में मिला देते हैं, पर्यावरण को साफ करते हैं। अगर ये ना हो ना अपघटक तो हर जगह बीमारी, हर जगह गंदगी, इस तरीके का एनवायरमेंट हो जाए। जैसे गिद्ध होते हैं वो भी अपघटक का काम करते हैं, क्योंकि ये जीव जंतु को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदल देते हैं। ठीक है। तो अपघटक के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और आहार श्रृंखला मैंने आपको बता दिया, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। जैसे एग्जांपल ले देना, घास, हिरण और शेर। हिरण ने किसको खा लिया, घास को, शेर ने खा लिया हिरण को। ठीक है। आहार श्रृंखला समझ में आ गई। तो जो जैसे एक जीव दूसरे को खा रहा है ना, एक जीव दूसरे को खाया जा रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। क्या ट्रांसफर हो रही है, ऊर्जा। जब ऊर्जा ट्रांसफर होती है तो इसे बोलते हैं पोषी स्तर। जब एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा स्थानांतरित होती है ना, तो उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है, पोषी स्तर बोलते हैं। ठीक है। अब देखो आपको पता है कि जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा का कितना % अवशोषित कर पाते हैं। याद रखना, जो ये जो सूर्य है ना, ये जो सूर्य है और ये जो पौधे हैं, ठीक है, ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये जो पौधे हैं तो ये केवल और केवल पता है कितना % यूज कर पाते हैं, कितना, 1%। कितना, 1%। याद रखना, ये सूर्य से जो इनको ऊर्जा मिल रही है, तो आपको 1% समझ में आ गया। अब 10% का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। देखो एक जो जीव है ना, उससे दूसरे जीव में केवल 10% ऊर्जा ही जा रही है। 90% जो ऊर्जा है वो जिस पोषी स्तर में है वो उसी के पास उपयोग में आ जाती है। और मुख्यतः ऊर्जा का पर्यावरण में ह्रास हो जाता है, मतलब वो वेस्ट हो जाता है। समझो, सिर्फ 10% ऊर्जा ही जाती है आगे, समझे ना। अब आगे सुनो, देखो ये आपको पोषी स्तर पता होने चाहिए।
ठीक है, ये देखो सबसे नीचे, ये जितना बड़ा है इसका मतलब ये बड़ा ही होना चाहिए, मतलब ये जो पेड़ पौधे ज्यादा होना चाहिए संख्या में। उससे ऊपर प्राथमिक, प्राथमिक यानी कि शाकाहारी यानी कि हार्बिवरस, और उससे ऊपर कार्निवरस तृतीय उपभोक्ता, और तीसरा तृतीय उपभोक्ता यानी कि सर्वाहारी जिसमें मनुष्य भी आता है, कुत्ता भी आता है, कौवा भी आता है। ठीक है, जो तीनों को भोजन बना लेते हैं। ठीक है, और देखो 10% का नियम है ना, 10% का नियम है ना, तो एग्जाम में पता है कैसे आएगा, एग्जाम में ये लिख के दे देगा इस वाले में कि इसकी 1000 किलो जूल है, तो अगले वाले में कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होगी, तो एक जीरो कम कर दो, एक जीरो कम करते रहो। और अगर ऊपर वाला लिख देगा, अगर ऊपर लिख के दे देगा एक, तो नीचे जाने के लिए एक जीरो बढ़ाते रहो। सबसे आसान तरीका है एक जीरो कम करो या एक जीरो बढ़ाओ। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो सबसे नीचे है 20,000, तो बता दूसरे में कितना आएगा, एक जीरो कम हो जाएगी, और तीसरे वाले में कितनी जाएगी 200, वेरी गुड, और ऊपर में भी। तो इस तरीके से एक जीरो कम, और अगर ऊपर वाली वैल्यू देगा तो एक जीरो बढ़ाते रहना, सबसे आसान तरीका डियर। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन किसे कहते हैं। देखो जैसे ये है ना, ये उत्पादक, ये उत्पादक है, हमने इसमें डीडीटी डाली, दवाई डाली, केमिकल्स डाले, तो ये इससे फिर इसकी बॉडी में जाएंगे, फिर इससे इसकी बॉडी में जाएंगे, और इसने जिस चीज को खाया होगा उसकी बॉडी में गए, इसने कई और चीजें भी खाई होंगी, तो इसके अंदर और जमा हो जाएगा, तो लास्ट वाले में और सबसे ज्यादा जमा हो जाएगा, क्योंकि वो तो कई तरीके से खाएगा, कई चीजों को खाएगा, है ना। तो ये होता है बच्चे जैव आवर्धन। मतलब एक जब आहार श्रृंखला होती है ना, तो उसमें हानिकारक जो रसायन होते हैं ना, वो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने में बढ़ते जाते हैं, सुन रहे हो, एक से दूसरे में जाएंगे, बढ़ते रहेंगे, इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एक तो ये 10% का नियम, और ये जो आप ये ट्रायंगल शेप में देख रहे हैं, ये जरूर अच्छे से करना, एक जैव आवर्धन अच्छे से करना। आहार जाल तो आपको समझ में आ गया कि आहार जाल होता क्या है, कि एक से अधिक आहार श्रृंखलाओं को आहार जाल कहते हैं। एक से ज्यादा जब फूड चेन होती है तो उसको फूड वेब कहते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल आप ये याद रख लो, जैसे पौधा है, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच ने खा लिया, मेंढक ने किसको खा लिया, तिलचट्टे को, कॉकरोच को खा लिया, सांप ने मेंढक को खा लिया, और फिर ऐसे बोल दो कि हो सकता है कि चूहा पौधे को खा ले, और चील चूहे को खा ले, और हो सकता है चूहे को सांप खा ले। तो एक से ज्यादा श्रृंखला हो गई ना, इतना भी बता दोगे तब भी चलेगा। तो जब एक से ज्यादा श्रृंखला होती है उसे आहार जाल कहते हैं। अब देखो ये कह रहा है पर्यावरण की समस्या क्या होती है, अगर एग्जाम में अगर पर्यावरण की समस्या किसे कहते हैं, तो आप बता देना वह सब कारक जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो पर्यावरण की समस्याएं कहलाती है। जो लिखा है जरूरी है वही आप लिखो, क्योंकि लिखने वाले ने अपने दिमाग से लिखा है, और आपका भी तो दिमाग है ना, आप उससे आड़े लेके और अच्छा भी लिख सकते हैं। बस आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ओजोन परत के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो ओजोन परत ना, हमारी जो धरती है ना, उस पर एक परत के रूप में जो हमें सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, देखिए अगर ये अल्ट्रावायलेट रेस यानी कि पराबैंगनी किरणें अगर धरती पे आ गई ना, तो एग्जाम में पूछ लेता है कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर ओजोन परत ना हो, या यूं बोले कि पराबैंगनी किरणें अगर धरती पर आ जाएंगी तो क्या होगा, त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद, आंखों में दूधियापन। इसलिए तो कहते हैं कि सूरज की रोशनी को या सूरज को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं मुझे तो नहीं पता कुछ होगा, मैं तो नहीं मानता कुछ होगा। अरे बच्चों, वो उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेस अगर आपकी आंख में चली गई ना, तो फिर उसका परिणाम आपको पता नहीं चलेगा, सुन रहे हो, बाद में रियलाइज होगा। तो इसलिए जब हमें कोई कहता है तो बड़ों की बात माननी चाहिए। कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश, इससे इम्यूनिटी भी कम हो जाती है मतलब। ठीक है, अगर ये ओजोन परत हमारी ना होती तो पराबैंगनी किरणें हम पर आ जाती। ठीक है, अच्छा ये ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है। आप बोलोगे ये रासायनिक क्रिया, केमिकल एक्टिविटी है। पहले दो O मिलते हैं, O2, और उस O2 के दो टुकड़े हो जाते हैं, ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, O अलग O अलग। फिर जो O2 जो ऑक्सीजन बनी हुई है उसमें एक O जुड़ जाता है तो बन जाती है O3।
अच्छा, ये ओजोन परत में जो छेद देखा गया, ये कब नोटिस किया गया? 1985 में पहली बार नोटिस किया गया था। और इसकी जो किरणें पता कहाँ पर देखी गई, कहाँ पड़ती हैं? अंटार्कटिका में। शुक्र करो वहां पे रहते नहीं है, वहां पे बस कंपटीशन वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है, अंटार्कटिका। तो 1985 में ये जो है ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई है वहां पर, और ओजोन में छिद्र के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि धरती पर वो कौन सी चीजें हैं जो ओजोन परत में छेद कर सकती हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, ठीक है। और ये CFC तो हो गई, ये ज्यादातर किन चीजों में पाई जाती है? जैसे घर में हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, फ्रिज, उसके पीछे से निकलती है। और जो आग बुझाने वाले होंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमन, उसमें होती है। तो जैसे अगर गर्म हवा निकल रही होती है किसी AC के बाहर, तो उसके सामने खड़े मत होया करो, ठीक है, क्योंकि उसमें CFC हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है DL, ठीक है। अब 1987 में, क्योंकि अब ओजोन परत में छेद होगा तो धरती पर तो सीधा आ जाएंगी, और अगर ये परत खत्म होगी तो नुकसान होगा। तो 87 में ना UNEP एक प्रोग्राम है, ठीक है, संगठन है, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। तो इन्होंने CFC के उत्पादन पर ना 1986 के स्तर तक पर ही सीमित रखा जाए, मतलब जितना 1986 तक प्रोडक्शन हो रहा है उतना रहे, उसको बोला। तो इसको बोलते क्योटो प्रोटोकॉल। बच्चे हमेशा इसको इग्नोर कर देते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार आ रखा है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो आप बता देना क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कि बोलना कि 1987 में ना UNEP ने, ठीक है, मतलब ये बोला है कि जो CFC है ना, CFC, तो उसका जो उत्पादन है वो 1986 तक ही रखा जाए, उससे ज्यादा हो ना। तो उसी को क्योटो प्रोटोकॉल बोला गया। बहुत से देशों ने फिर इसमें साइन करे भी हैं और कईयों ने नहीं भी करे हैं। तो भाई हम तो अभी अभी डेवलप हो रहे हैं, हम कैसे इस पर साइन कर दें? हमारे देश में तो बहुत सी चीजें बनेंगी ना। चलो वो अलग मैटर हो गया। अब उसको नेक्स्ट टॉपिक है कचरा प्रबंधन। तो देखो, अगर कचरा हर जगह होगा तो उससे कई बीमारी फैल सकती है, तो उसका भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। कचरे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव निम्नीकरण, दूसरा अजैव निम्नीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे मैंने क्योटो प्रोटोकॉल को बोला था ना, ऐसे ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में दे देगा, छांटना पड़ेगा कौन सा जैव निम्नीकरण है, कौन सा अजैव। देखो, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे छोटे घटक में बदल देते हैं, मतलब जो पर्यावरण में मिट्टी में मिल जाते हैं, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो तो जैव निम्नीकरण है। लेकिन जो टुकड़े होते नहीं, हजारों समय ले लेते हैं, तो वो अजैव निम्नीकरण या अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो जैसे प्लास्टिक की थैली आप कह सकते हो, ये नुकसान करेगी। जबकि जैव निम्नीकरण कौन से होते हैं? सूती कपड़ा, जूट, कागज, सब्जियां, फल, इनके छिलके, ये खुद भी ये जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? तो प्लास्टिक, पॉलिथीन, जो धातु है, ये सब क्या कहलाते हैं? अजैव कहलाते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े जो उनके कण होते हैं, छोटे नहीं बदल पाते, उनका अपघटन नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? उनका अपघटन नहीं हो पाता। अब है कचरा प्रबंधन की विधियां। ये भी एग्जाम में 2 या 3 नंबर में बहुत बार आया हुआ है कि कचरे को हमें मैनेज करना है, ठीक है। गार्बेज जो है ना, गार्बेज, हमें उसको क्या करना है, वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करें और किस तरीके से उसको खत्म करें। तो कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं? तो देखो, यहाँ पर टोटल दे रखे हैं 7 दे रखे हैं। तो आपको इसे 2 या 3 जरूर याद कर लो, ठीक है, जिससे कि आप ये बता पाएंगे कि हम कौन कौन से मेथड अपनाएं जिससे वेस्ट को डिस्पोजल हम कर सकते हैं। जैसे आप 3 R तो आपको पता ही होगा, 3 R तो पता ही होगा, रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर, है ना। तो वो आप लिख दो, मतलब पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, और कौन सा, और कम उपयोग, इस तरीके से। बाकी ये भी लिखे, अब ये पढ़ लो, सीवेज करके, जैसे नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र को द्वारा संशोधित करना। मतलब अगर उसमें एसिड ज्यादा है तो बेस मिला दो, बेस ज्यादा है तो एसिड मिला दो। देखो, एक बार क्वेश्चन ये भी आया था। अब देखिए, जैसे सीवेज है ना, सीवेज, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। देखो, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जैसे अगर मान लो, पता ही क्या बता रहा है, ये कह रहा है जैसे अब नाले हैं, इतना गंद होता है उसमें, अब वो नदी में डालेंगे तो नदी खराब हो जाएगी। तो अब हमें बहाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हमें लास्ट में समुद्र तक पहुंचाना है ना। तो पता है क्या करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि अगर मान लो नालों के अंदर या जो लिक्विड कूड़ा है
उसमें अगर एसिड ज़्यादा तो क्या करेंगे, हम उसमें बेस डाल देंगे, बेस ज़्यादा तो एसिड डाल देंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके, उदासीन हो सके। तो ये बता रहे हैं कि सीवेज करना चाहिए, मतलब इसमें क्या है कि सीवेज उपचार तंत्र करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर नालों के अंदर चेक किया जाता है, अगर उसमें एसिड ज़्यादा पाया जा रहा है तो उसमें बेस डाल देते हैं, बेस ज़्यादा पाया जा रहा है तो एसिड डाल देते हैं, ताकि उसका प्रभाव खत्म हो जाए। अगर वो नदियों में जाएगा ना तो वो कूड़े की तरह तो पड़ा रहेगा, लेकिन वो उसमें मछलियाँ, जीव जंतु, पानी की गुणवत्ता उसको खराब नहीं करेगा। ठीक है, उसको फिर कोई छानेगा तो वो आराम से उसको पा सकता है। ठीक है, तो ये है। अब जैसे बहुत सारे हैं ना डियर, तो इसमें से आप पढ़ लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे निशान लगा देते, तो ये आप खुद कर लेना। पहला, दूसरा है इसका, पांचवा। ठीक है, मतलब एमसीक्यू अब सारे ही कर लेना, क्योंकि मैंने बता दिए। और देखो ये इस तरीके से पैसेज आएगी इस चैप्टर में से, तो आपको इसके आंसर ढूंढ के बताने होंगे। मैंने जैसा समझा आप उसको देखकर बताना। ठीक है, तो इसकी पैसेज कर लेना। ठीक है, और ये सीएफसी और यूएनईपी की फुल फॉर्म बहुत बार आई हुई है एग्जाम में। 5वां क्वेश्चन है ये। इसका 11वां क्वेश्चन, ये कुल्हड़ बनाने से हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलोगे अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका। ठीक है, क्योंकि इससे प्लास्टिक वगैरह जो इसका यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे कई बच्चे कहते हैं इसको एक बार बनाने का फेंक देते हैं। ठीक है, देखो फेंकेंगे तो ये जैव निम्नीकरण है, मिट्टी में मिल जाएगा बाद में, तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, ये प्लवक वाला आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन भी। ठीक है, इसका 5वां और 10वां पढ़ लेना। 5 नंबर देखो पक्का हो जाएंगे आपके। देखो मैंने कहा था ना कि जो अपशिष्ट को निपटान करने की अलग अलग विधियां बताओ, तो देखो 2018-19 के पेपर में भी आ रखा है, बहुत बार आ रखा है, या एक बार लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ के आंसर यहाँ दे रखे तो वो पढ़ लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आपसे फिर मिलेंगे और वीडियो में। आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।